हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो में। जैसा आपको पता है डेली बेसिस पे इस चैनल पर दो वीडियोस अपलोड होते हैं, एक मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो और डेली बेसिस पे इवनिंग में 9 से 9:30 बजे तक यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स का वीडियो। द हिंदू में हम लोग एक ही जगह पर सारे के सारा जो पूरा डेटा है वो कवर कर लेते हैं। उसके अलावा द हिंदू के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस आते हैं दोस्तों, जिसमें आपका डाउन टू अर्थ हो गया, उसके अलावा आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फिर पीआईबी हो गया। इन सभी का प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में आपको कंपाइल करके दिया जाता है। तो आज दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ यार, लैपटॉप क्रैश हो गया। तो लैपटॉप में जो सभी रिकॉर्डिंग चलती हैं, तो रिकॉर्डिंग बस खाली शुरू ही की थी, देर में वो बोल गया। अब पता नहीं क्या हुआ, उसको दिखाना पड़ेगा। तो पड़ोसी का आईपैड मांग के लाया। अब उसके बाद यहाँ पर इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यार यहाँ पर यही चाहता हूँ कि जो लेक्चर है जितना कंटिन्यू हो सके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हमारी महीने की नई शुरुआत हो रही है, क्या क्या चीज़ें करने वाले हो दोस्तों पहले से ही प्लानिंग कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, आपकी लाइफ में प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? प्लानिंग होगी तो उसके हिसाब से चल तो सकोगे, पता तो है लाइफ में क्या करना है। बिना प्लानिंग के यहाँ पर आप ऐसा रॉकेट हो जिसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाके हिट करेगा। तो यहाँ पे हमेशा अपनी प्लानिंग को साथ में रखिए और उसके हिसाब से यहाँ पर अपने शेड्यूल को रन कीजिए। शेड्यूल को फॉलो करने की पूरी कोशिश करो, अपने विल पावर को मजबूत करो। देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अचीव करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। आप मेडिटेशन वगैरह लाइफ में जोड़ सकते हैं, है ना। कई सारे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को सोचते हैं यार बेकार है, क्या करना, टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। यार 10 मिनट निकालने हैं, 10 मिनट्स तक मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़े समय बाद यहाँ पर इसके बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेन चीज़ यही है, जहाँ पर आपका कंट्रोल आपके ब्रेन के ऊपर होना शुरू हो गया, आप अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चलाने लग गए कि नहीं भाई आज मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी कर लो। तो दोस्तों यहीं से आपका जो सक्सेस होने का चांस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही काम हम मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं और कई सारी जो भीड़ है इसमें खो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, प्लानिंग करो, उसके हिसाब से चलो। इस महीने का मेरा ये टारगेट होने वाला है और इस दिन में मैं ये चीज़ें कवर करूँगा। जब बात करते हैं महीने की, तो महीने की प्लानिंग एक साथ हो जाएगी। एक पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो कल की प्लानिंग आज कर लेना कि हाँ कल मुझे ये सब चीज़ें कवर करनी है। रात में ही यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा, तो मॉर्निंग से शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर देना। ना एक बात और होती है, कई बार होता ही है कि सर हम एक दिन की प्लानिंग शुरू करते हैं और उसके बाद में बीच में ही थोड़ा बहुत शेड्यूल खराब हो जाता है, लेट उठ गए या कोई काम पड़ गया तो यहाँ पर मन नहीं करता। अरे यार तो उससे परेशान क्यों ना हो। तो परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम ही तो निकला है, बाकी तो पूरा टाइम बचा है ना। जो बचा कुछ शेड्यूल है उसको फॉलो कर लो उसके टाइम के हिसाब से। ये मत सोचे करो कि यार यहाँ पर एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया तो यहाँ पर अब नहीं कर रहा, मैं दोबारा नया प्लान बनाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो बाकी सारे यहाँ पर चीज़ें जो बची हुई हैं उसको कंटिन्यू करो आगे। समझ गए? ऐसा होता है हमारे साथ में जनरली, है ना। बाकी इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज एक जगह पे कंपाइल करके मिल जाएंगे। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। हो सकता है मैं फिर से बोल लूँ, साउंड लो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर माइक वगैरह ज़्यादा कंपैटिबल नहीं बैठ पा रहा है जो मेरे पास में है वो इस आईपैड के साथ में। तो जो भी सिनेरियोज़ हैं उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा जल्द से जल्द और नया सोल्यूशन निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए सेशन ना रुके तो हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। आज का आर्टिकल नंबर 1, यहाँ पे बात हो रही है थर्मोबैरिक वेपन्स के बारे में। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मामला क्या है दोस्तों, ये सुनिए। पहले हम जानते हैं कि हमारे पास में न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है, खबर क्या है। खबर यह है कि रशिया ने रिसेंटली इस थर्मोबैरिक वेपन का इस्तेमाल किया यूक्रेन में, जिसकी वजह से लगातार इसकी चर्चाएं होने लगी, क्योंकि ये जो वेपन है होता बहुत खतरनाक है। इसके बहुत सारे डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। और अभी प्रॉब्लम ये भी है कि केवल रशिया वो देश नहीं है जिसके पास में ये वेपन है, ऐसे कई सारे और भी कंट्रीज हैं जिनके पास में ये वेपन आपको देखने को मिलेगा। नाउ एग्जाम में अब यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए वो सीधा सीधा ये बनेगा कि यार ये बताइए थर्मोबैरिक वेपन्स कौन से होते हैं। देखिए थर्मोबैरिक वेपन को कभी कभी हम वैक्यूम बॉम्ब भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है कि वैक्यूम बॉम्ब को लेकर सवाल आए या थर्मोबैरिक वेपन को लेकर आए, तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसका विस्फोट होता बहुत खतरनाक है। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग वगैरह सब समझाऊंगा। तो जब बात करते हैं इसके वर्किंग की,
तो इस वेपन के अंदर में एक फ्यूल कंटेनर होता है और दो अलग अलग सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस होते हैं। दो बार बड़े धमाके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इसको सही तरीके से देखें तो दोस्तों यहाँ पे आप इस वाले फोटो को देखो, आपको मजा आएगा इस वाले फोटो को समझने में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये हमारा टैंकर है जिससे हम अपने थर्मोबैरिक मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं अपने दुश्मन की टेरिटरी में। ठीक है, अब ये मिसाइल हमने लॉन्च किया तो इस मिसाइल में दो बार अटैक्स होंगे। पहला जो अटैक होगा उसमें कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं होगा, लेकिन एक केमिकल का पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, उसका जो क्लाउड है वो फॉर्म हो जाएगा। वो वाला केमिकल है कि उसमें जरी सी भी यहाँ पर आंच लगी तो एकदम से आग पकड़ लेगा। तो पहले तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से वो जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो हो गया। फिर दूसरे विस्फोट में यहाँ पर आप कह सकते हैं एक एक्सप्लोसिव विस्फोट होगा, और जैसे यहाँ पर वो एक्सप्लोड होगा, जितना भी यहाँ पर दोस्तों धुआं फैल चुका है हमारे एनवायरमेंट के अंदर में वो एकदम से जल जाएगा। जैसे ही एकदम से जलेगा उसके आड़ में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब यहाँ पर एकदम से विस्फोट हो जाएंगी। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले में यहाँ पर एक पतला सा एक्सप्लोसिव सा धुआं सा हो जाएगा। दूसरा जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है वो बहुत खतरनाक आग लगा देता है। और ध्यान रखना, जब ये एक्सप्लोजन होता है पहला वाला जिससे वो यहाँ पे क्लाउड बना है, वो क्लाउड वो धुआं जहाँ भी चला गया होगा, मान लो कोई बिल्डिंग है जो प्रॉपर तरीके से सील पैक नहीं है, उसके अंदर तक जा चुका है, तो आप कह सकते हैं वहाँ पर भी बड़ा धमाका होगा जब जैसे ही दूसरा वाला एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि वो जो आग है वो तेज़ी से यहाँ पर पकड़ेगा, जहाँ जहाँ तक वो क्लाउड पहुँच चुका है उसको पूरी तरह से जला देगा। और सबसे खतरनाक चीज़ एक और है। अब मान लो यहाँ पर एक इंसान है नॉर्मल तरीके का, वो यहाँ पर खड़ा है, उसने इसको इनहेल कर लिया और ये जो क्लाउड है उसके अंदर पहुंच गया। तो दोस्तों जब उसके अंदर पहुंच जाता है तो उसके ऑर्गन्स वगैरह उनको भी लगातार डैमेज कर देता है। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो क्लाउड है ये बिल्डिंग्स में जा सकता है, कहीं पर भी छोटे मोटे ओपनिंग्स है वहाँ से एकदम से इसको एंटर करने का एक रास्ता मिल जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों ये जो वेपन्स होते हैं थर्मोबैरिक वाले, इनको रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है या सीधा यहाँ पर जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं ऊपर से भी यहाँ पर इनको ड्रॉप किया जा सकता है। नाउ सवाल यह है कि थर्मोबैरिक वेपन्स काम कैसे करते हैं, तो आपको बता चुका हूँ। पहला यहाँ पे टारगेट होगा, मिसाइल डायरेक्ट यहाँ पर जो बॉम्ब है वो गिर जाएगा। दूसरे में यहाँ पर क्या होगा, एक क्लाउड जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है यानी कि जो क्लाउड है वो फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही क्लाउड फॉर्म हुआ, आसपास बिल्डिंग के अंदर है वो क्लाउड घुस गया है, वो गैस घुस गई है दोस्तों। जब दूसरा एक्सप्लोजन होगा ना तो वो जो पूरा गैस है वो पूरा जल जाएगा, जहाँ तक पहुँच चुका होगा, एक इंसान के बॉडी के अंदर पहुँच चुका होगा उसको भी यहाँ पर बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा, और उस एरिया की पूरी ऑक्सीजन को जला देगा, ऑक्सीजन को सकअप कर लेगा। यानी ऑक्सीजन वहाँ से हट गई तो क्या हो गया, वो एक वैक्यूम बन गया, है ना। तो इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, वैक्यूम बॉम्ब का नाम भी देते हैं। ये जो वेपन है बिल्डिंग्स को, इक्विपमेंट्स को, लोगों को यहाँ पर बुरी तरह से मार सकता है, इंजर कर सकता है। जो इस बॉम्ब से शॉक वेव प्रोड्यूस होती हैं, जो यहाँ पर धमाका होगा उससे हमारे स्ट्रक्चर बर्बाद हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो डैमेज है वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो हमारे ऑर्गन्स है, लंग्स वगैरह हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो जब इतना कुछ हो रहा है तो क्या इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इंटरनेशनल नियम वगैरह नहीं है कि भाई ये जो वेपन है इसको बैन ही कर दिया जाए सीधा सीधा, तो मामला थम जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटरनेशनल नियम कानून है ही नहीं जो स्पेशली यहाँ पर इन थर्मोबैरिक वेपन्स को बैन करे। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री अगर किसी सिविलियन पॉपुलेशन को, आम नागरिकों को टारगेट कर रही है इस वेपन से, मान लो स्कूल्स पे अटैक कर दिया, हॉस्पिटल्स पे अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो देश है वो एक वॉर क्राइम का कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो अपना रहा है, तो उसको यहाँ पे मुजरिम साबित किया जाएगा। वो जो पर्टिकुलर देश है वो वॉर क्राइम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़े अपराध कर रहा है। ठीक है, और ये जो वॉर क्राइम वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये किसी भी देश को एज अ टैग दिया जा सकता है इस हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 और 1907 के तहत। ठीक है, ये एक और बेसिक फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे आते हैं। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। ये हमारा जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक डिजीज़ के बारे में, और उस डिजीज़ का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक इंसान का जो मेंटल हेल्थ है, जो उसका ब्रेन है दोस्तों, वो बुरी तरह से अफेक्ट होता है। अब मामला है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये खबर बता देता हूँ कि आखिरकार जो मार्केट में न्यूज़ है वो क्या चल रही है, जिसकी वजह से आज हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मामला यह है कि यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है
इन्होंने एक दवाई को अप्रूवल दिया, उस दवाई का नाम है ब्रिस्टॉल मेयर्स स्क्विब। तो एक नई ओरल मेडिसिन है जिसको यहाँ पर सीधा एज इट इज़ कंज्यूम किया जा सकता है, और इस दवा से जो स्किज़ोफ्रेनिया है इस प्रॉब्लम का एक ट्रीटमेंट निकाला गया है, ऐसा बताया गया। यानी कि इस बीमारी का सबसे अच्छा उपाय यहाँ पर यह दवा है। तो एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली आपसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरकार यह है क्या। तो ध्यान रखिए, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीवर मेंटल डिसऑर्डर है, एक इंसान की मेंटल हेल्थ को डैमेज कर सकता है। एक इंसान जिस तरीके से सोच रहा है उसकी सोचने की शक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उसके इमोशंस के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना। उसके साथ साथ ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर जो हमारी यंग एडल्ट्स हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको अफेक्ट करती है, ध्यान रखिए। उसके बाद बताया ये भी जाता है कि हर 100 व्यक्ति में से जो एक व्यक्ति है वो इस तरीके के स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहा है या इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब बात आती है मेन और वेमेन के बारे में, तो जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, वो ज़्यादातर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरुष में ज़्यादातर ये कंडीशन डेवलप होती है महिलाओं के कंपैरिजन में। फिर बात आती है अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो पता कैसे चलेगा, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण वगैरह क्या नज़र आते हैं। तो जब हम लोग लक्षण को इसको देखते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है सबसे पहली चीज़ कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में लक्षण अलग अलग तरीके से दिखाती है बीमारी। जैसे किसी इंसान में यहाँ पर साइकोटिक वाला इशू हो जाएगा, किसी में नेगेटिव का इशू, तीसरे में यहाँ पर कॉग्निटिव का इशू। मतलब 3 तरीके से लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में, तो इसमें यहाँ पर एक इंसान कह सकते हैं पूरी तरह से भ्रम में चला जा रहा होता है ना। कह सकते हैं माया में, जाल में फंस गया है। हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो इसको देखने को मिलती हैं। फिर बात आती है यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम्स में, तो जो नेगेटिव सिम्टम दिखाई देते हैं इसमें एक इंसान का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कोई उसका एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, सोशल लाइफ से पूरा तरह से अलग हो चुका है और अपने इमोशंस वगैरह नहीं अच्छे से दिखा पाता। मतलब उसकी लाइफ पूरी तरह से, स्पेशली यहाँ पर उसकी इमोशनल जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। फिर तीसरा अफेक्ट होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स के तौर पर। इसमें क्या होता है, अगेन जो हमारा अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, मेमोरी पावर होती है, इसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर में। ध्यान रखिए इस स्किज़ोफ्रेनिया का। नाउ अब इसको लेकर ट्रीटमेंट क्या हमारे पास में अवेलेबल है ये याद रखिए। यहाँ पे वैसे तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन यानी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि इस तरीके की बीमारी के लक्षण को पहले टारगेट करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है दोस्तों, अगर उस बीमारी के लक्षण को, उसके सिम्टम्स को हम लोग अगर टैकल करते हैं अच्छे से, तो बीमारी को भी जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे केवल सिम्टम्स को ही स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह है वो भी दिया जा सकता है। एक इंसान को उसकी ब्रेन थेरेपी दी जा सकती है ना, सपोर्टिव साइकोथेरेपी दी जा सकती है। इससे धीरे धीरे करके यहाँ पर जो लक्षण है इस बीमारी के वो कम होने लग जाएंगे, उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर इंप्रूव होने लग जाएगा, यानी बढ़ने लग जाएगा। तो ये इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट का प्रोसेस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेंटल इलनेस के बारे में, तो मेंटल इलनेस आज के समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि 300 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से करंट समय पर गुजर रहे हैं। एस्टिमेशन का कहना यहाँ पर यह है कि 60 मिलियन से लेकर 65 मिलियन के आसपास जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें कुछ मेंटल इश्यूज नजर आते हैं भारत में। फिर 6.5 से लेकर 7% के आसपास इंडियन पॉपुलेशन को यहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू है। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे 65,000 से लेकर 75,000 जो साइकाइट्रिस्ट हैं, इनकी ज़रूरत है भारत के अंदर में, जो इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स को यहाँ पर थोड़ा सा रिजॉल्व कर पाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ऐसे केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स है, लोगों की सोशल लाइफ है और भी कई सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मेंटली हेल्थ अगर यहाँ पे ख़राब हो रही है और ज़्यादा पॉपुलेशन में ये इशू नज़र आ रहा है, तो दोस्तों इसका बर्डन उसी पर्टिकुलर कंट्री पर पड़ेगा। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कई सारे एस्टिमेट है जिसमें बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है मेंटल हेल्थ के ऊपर में वो इतना बढ़ता चले जा रहा है कि भारत का 0.06% के आसपास जो जीडीपी है हमारा, वो इसी पर्टिकुलर सिनेरियोज को टैकल करने के ऊपर में खर्चा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तीसरा आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है और डायरेक्टली सवाल यहाँ से बन सकता है और मैं आपको बता दूँ ऐसे क्वेश्चन बनते भी रहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है नंजनगुड रेजिबल बनाना के बारे में। तो एक प्रकार का यहाँ पर केले की वैरायटी है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है।
लेकिन पहले ये जान लेते हैं हमारे पास में खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, क्योंकि जब तक न्यूज़ नहीं पता चलेगा तब तक यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा आर्टिकल पढ़ने में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बनाना की वैरायटी है, जो ये केले की वैरायटी है जिसका नाम है नंजनगुड रेजेबल बनाना, तो ये दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है एक समय पर बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। ये वाली जो केले की वैरायटी है ये ज़्यादातर कर्नाटका के अंदर में ग्रो की जाती है, लेकिन लंबे समय से इस पर्टिकुलर बनाने की वैरायटी के ऊपर में एक फंगल डिजीज़ फैल गई, फंगस वाली बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ गई कि इस केले की कमी हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पर ये केला वापस से ग्रो किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। तो ये न्यूज़ आपको समझ में आ गया। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे बेसिक फैक्ट्स दोस्तों आप लोगों से बन सकते हैं, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर बनाना है, ध्यान रखिए यहाँ पर ये वो बनाना है जो आज के समय पर कर्नाटका के अंदर मैसूर डिस्ट्रिक्ट एंड चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ग्रो किया जाता है। अगर हम लोग मैप को अच्छे से देखेंगे तो हमारा कर्नाटका कहाँ है, तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप, ये है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका कौन कौन से राज्य के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, इसमें हमारे ऊपर नॉर्थ में है महाराष्ट्र, फिर उसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड है इसमें है तेलंगाना, और इधर यहाँ पे हमारा ईस्टर्न साइड पे है आंध्र प्रदेश, और इधर साउथ ईस्ट में है तमिलनाडु, साउथ में है केरला, और इधर आप देख पाएंगे छोटा सा एक है गोवा जो कि वेस्टर्न साइड से कर्नाटका के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ जितने भी यहाँ पर बॉर्डर्स कर्नाटका से शेयर हो रहे हैं इनमें से कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर होता है कर्नाटका के साथ में। ठीक है, अभी कर्नाटका का मैप आपने देखा, इसमें जो दो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये उगाया जाता है फल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें से यहाँ पर एक आपका है जिसके बारे में बात कर रहे हैं चामराजनगर, और इसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा मैसूरू। इन दोनों जगहों पे ही यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बनाना की वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको यहाँ पर उगाया जाता है ना। अब एक बात और ध्यान रखिए, हम इतना ज़्यादा इस बनाना की वैरायटी के ऊपर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2006 में इसको ऑलरेडी जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग इसलिए दिया जा चुका है क्योंकि इस बनाना का जो पल्प होता है अंदर का वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पे नज़र आती है। फिर यह भी मेंशन किया गया इस बनाना के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ दवाई का काम करती है, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक इंसान का जो न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट है इसके तौर पर यहाँ पे इसका यूज़ कर सकता है, एक इंसान के ब्रेन पावर को ये इम्प्रूव कर सकता है, ये यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि पिछले कुछ समय पर कई सारी प्रकार की बीमारियां ऐसे पेड़ों के अंदर में लग गईं, और इसमें से सबसे बड़ी बीमारी है पैनामा विल्ट डिजीज़। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन होता है हमारे एक पैथोजन की वजह से जिसका नाम है फ्यूजेरियम विल्ट, इस वजह से इसको पैनामा विल्ट डिजीज़ बोलते हैं। अब ये बीमारी की वजह से दोस्तों जो केले का पेड़ है वो पूरी तरह से सड़ जाता है, जैसे आप बगल में ये फोटो देख पा रहे होंगे, और हमारे फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है पहले भी। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये वेराइटीज़ लगातार वापस से ग्रो हो रही हैं, इसको लेकर न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिस वजह से ये आज आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया 2006 में इसको ऑलरेडी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो जीआई टैग क्या होता है? देखिए, जीआई टैग यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिया जाता है उसकी क्वालिटी को देखकर कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट क्वालिटी का है। और जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो उससे कई सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पर उस जगह से ओरिजिन हुआ है, उस जगह से बिलोंग करता है, वहीं पर आपको ये ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो सिमिलर प्रोडक्ट कोई दूसरा जगह पे कॉपी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कुछ प्रोटेक्शंस मिल जाती हैं उस प्रोडक्ट को जिसको यहाँ पर जीआई टैग मिलता है। समझ गए? क्योंकि जीआई टैग हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर का हिस्सा है, इस वजह से यहाँ पर आप जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है उसको दूसरी जगह पर कॉपी नहीं किया जा सकता। समझ गए? अब इंडिया के अंदर में जो भी जीआई टैग वगैरह किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है उसको लेकर हमारे पास में एक पर्टिकुलर एक्ट है, उसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1999 का ये प्रॉपर कानून है, ध्यान रखिए। ये वाला जो इंडिकेशन है ये हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया, फूड स्टफ, वाइन, स्प्रे ड्रिंक, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग दे दिया जाता है जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट्स लगती है। इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह भी फाइल करनी होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद फाइनली ऐसा डिसीजन लिया जाता है। क्लियर हो गया? मज़ा आ रहा है? चलिए, एक और आर्टिकल यहाँ पर बहुत काम का है। यहाँ पे बात हो रही है पौमई नागा ट्राइब के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ट्राइब्स को लेकर यहाँ पे यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है, एक फेवरेट टॉपिक यहाँ पे ट्राइब्स वाला आ जाता है यूपीएससी के लिए। तो मामला है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास में न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। खबर यह है कि जो पौमई नागा ट्राइब है ये मणिपुर के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है।
और इन सब ने मिलकर एक नया कदम उठाया है। इन सब ने बोला हम सब मिलकर क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देंगे। जो हमारे जंगल हैं, जानवर हैं और उसके अलावा हमारे जितने भी वन हैं, उसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे। कैसे भाई, यहाँ पे जो हंटिंग होगी, जो शिकार होगा, उसको बैन कर दिया जाएगा। बोला है इन्होंने कि हम लोग जो भी जानवरों का शिकार हो रहा है उसको बैन कर देंगे, जानवरों को पकड़ा नहीं जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा, जो बर्ड्स हैं इनके टेरिटरीज के अंदर में उनको नहीं मारा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वो जानवरों को बचाएंगे, अपने फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करेंगे। ये डिसीजन सबने मिलकर साथ में लिया, जिस वजह से आज दोस्तों हम पमोई नागा ट्राइब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जानेंगे जिन्होंने इतना शानदार डिसीजन लिया है। ये ट्राइब जो है आज के समय पर मणिपुर के अंदर में, स्पेशली जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहते हैं। ज़्यादातर इनकी कम्युनिटी या ज़्यादातर लोग वहीं पर प्रेजेंट हैं। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो मणिपुर कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर लगातार न्यूज़ में ही बना रहा है कई सारे कंट्रोवर्सीज़ की वजह से पिछले कुछ समय पर। ये दोस्तों हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको देखने को मिलेगा, कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। जैसे मणिपुर के ऊपर नॉर्थ में है आपका नागालैंड, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा मिजोरम, बगल में यहाँ पर म्यांमार है। तो मणिपुर की एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है, अंदर से असम के साथ में भी एक बाउंड्री लगती है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और मणिपुर का ही मैप अगर हम लोग जूम करके देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका डिस्ट्रिक्ट मैप, तो जो पोमई नागा ट्राइब के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, ये इसी सेनापति डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है बड़ा साइज़ का आपको नजर आएगा। उसके अलावा ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है केवल मणिपुर में नहीं, इनकी कुछ संख्या दोस्तों नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि पोमई नागा ट्राइब क्या केवल ये मणिपुर तक सीमित है, नहीं, मणिपुर के साथ साथ नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर इनकी संख्या देखने को मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है एग्जाम में। नाउ अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस ट्राइब के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, और वो बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है आइए फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़, आज के समय पर 95.7% के आसपास इनकी जो पॉपुलेशन है वो मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मैप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर उसके बाद जब बात होती है ट्राइब्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नागा ट्राइब है जो मणिपुर में प्रेजेंट है। ये जो भाषा कौन सी इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, तो पौला नाम की भाषा का ये यूज़ करते हैं। रिलीजन कौन सा है, तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर डोमिनेंट रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं डोमिनेंस देखने को मिलेगा। ये कम्युनिटी ज़्यादातर यही फॉलो करती है। उसके अलावा इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम करने का तरीका है, या जिससे यहाँ पर इनका जीवन चल रहा है, जो अपनी कमाई वगैरह करते हैं, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से की जाती है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन से होती है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह पर यहाँ पर खेती करने के बाद में दूसरी जगह पे होती है, उस एरिया को साफ करके जला के, वो सब आपको पता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पर होती है जिसकी वजह से इनका जीवन चलता है। फिर उसके बाद दोस्तों जब बात आती है पॉपुलर फेस्टिवल्स की, देखिए कई बार ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी ट्राइब्स प्रेजेंट हैं उन ट्राइब्स के फेस्टिवल्स को लेकर कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जब बात आएगी पॉपुलर फेस्टिवल की, तो इसमें पावनी, दोनी, लावनी, दावनी, रावनी, इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। लेकिन इतने सारे नाम ध्यान मत रखना, बस एक छोटा सा काम करना, लावनी का नाम ध्यान रखना। इन सब फेस्टिवल में से सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यही है जो इसी मतलब इनके गाँव में सेलिब्रेट किया जाता है जब राइस ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद जैसे नॉर्मल जगह पे नर्सरी में पहले चावल लगाते हैं, फिर उसको उठाकर खेतों में लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं राइस ट्रांसप्लांटेशन। तो उसके बाद में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है लावनी का। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए एक और ज़बरदस्त आर्टिकल आ चुका है। बात हो रही है सी रॉबिन्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दोस्तों ये द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, हमने नहीं कवर किया था। ठीक है, तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं इस वाले वीडियो में। तो दोनों वीडियोस अगर आप कवर कर रहे हो ना, तो फ़ायदा यही है, कुछ आर्टिकल ऊपर रह जाता है या यहाँ रह जाता है तो एक्सचेंज करके डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सी रॉबिन्स बेसिकली यहाँ पर ये जो मछली आपको दिख रही है इसी की बात की जा रही है, जिसके यहाँ पर पैर हैं, जो ज़्यादातर समुद्र में नीचे रहती है और अपने पैरों पर चलना ज़्यादातर पसंद करती है। तो हाल ही में कई सारे जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो इसको लेकर पब्लिश हुए। एक नई स्टडी, कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पर एक नया डेटा निकाला है इस फिश को लेकर, इसकी जो चलने की एबिलिटीज़ है स्पेशली उसको लेकर। तो हम लोग समझते हैं इस सी रॉबिन के बारे में, एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जो सी रॉबिन है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, उस फैमिली का नाम है रे फिन्ड फिश। ठीक है, एक रे फिन्ड फिश का जो परिवार है उसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसे परिवार को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिगलेट्स। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर आपको सी रॉबिन्स वाली फिश देखने को मिल रही हैं, इनको ज़्यादातर समुद्र में गहराई में रहना पसंद है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने जो पैर है उसका ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो जो पैर है ना,
इसका यहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ करती है ये वाली फ़िश। इनको जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे समुद्र हैं वार्म टेम्परेचर वाले सीज़ हैं वहाँ पे रहना पसंद है। फिर उसके अलावा इनमें 6 पैर आपको देखने को मिलेंगे, 3 इधर हैं 3 इधर है। जो 6 लेग्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, इन लेग्स का यूज़ क्या है? देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो ज़्यादातर इसमें फ़िश होती हैं ये बेंथिक स्पेशलिस्ट होती हैं। मतलब ज़्यादातर समय अपने समुद्र के बिल्कुल गहराई में जो बॉटम तला वाला हिस्सा है वहाँ पे अपना ये बिताती हैं। और वहाँ पे क्या करती हैं, जो भी यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनका शिकार करके यहाँ पर ये खाती हैं। उसके अलावा इस मछली का जो यहाँ पर आपको फेस देखने को मिलेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा आर्मर्ड फेस आपको नज़र आएगा। 2 फिन्स नज़र आएंगे और 2 फिन्स जो है वो बर्ड की तरह हैं। 2 पंख यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, और ये पंख ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर खोलती भी है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर चिड़िया होती है ना, उड़ती है तो पंख यहाँ पर उसके मूव कर रहे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी अपने पंख को ओपन और क्लोज कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। पंख नहीं बोलेंगे, स्पेशली फिन्स बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गए? तो आज के समय पर यह फिश चर्चाओं में है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। अब एनवायरमेंट के लिए ही एक और रेलिवेंट टॉपिक है जहाँ पे बात हो रही है रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है एग्जाम के अंदर में स्पेशली यूपीएससी में जो भी आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इसकी लोकेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि भाई यहाँ पर बताइए ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो लोकेशन मेनली इसका ध्यान रखना, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि दोस्तों रतपनी जो सेंचुरी है ये आज के समय पर लगातार मांग कर रही है कि इस सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का टैग दे दिया जाए, और सरकार यहाँ पर इस मामले में पूरी तरह से सीरियस हो चुकी है। तो आने वाले समय पर हो सकता है टाइगर रिजर्व का टैग इसको मिल भी जाए, तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। अभी के लिए कोई ज़्यादा ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर सिहोरे डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश नजर आएगा। कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश से कई सारे स्टेट्स बाउंड्रीज को शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात है। ये कुछ स्टेट्स हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो यहाँ पर है। अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाला मैप दिखाऊं तो एग्जैक्टली ये देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश का मैप हुआ, ये रहा रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लोकेशन ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहीं पर पास में ही आपको नर्मदा रिवर भी देखने को मिल जाती है, कोलार नदी भी आपको देखने को मिल जाती है जो इसके आसपास से गुजरती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में दोस्तों भीमबेटका केव्स भी आपको नजर आएंगी। पढ़ा है ना भीमबेटका केव्स के बारे में? वो वाली जो केव्स, वो वाली गुफाएं भीमबेटका की, जहाँ पे हमारी रॉक पेंटिंग्स वगैरह पाई गई हैं, इस तरीके की जो फोटोज़ बगल में लगे हुए हैं। और ध्यान रखिए ये भीमबेटका वो रीजन है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया हुआ है। तो इस वाले सेंचुरी में आपको ये भी देखने को मिल जाता है, इस वजह से ये सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ साथ इस सेंचुरी के अंदर में हमारे इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे गिनोरगढ़ फोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, POW कैंप है, केरी महादेव, उसके अलावा रतपनी डैम यहाँ पे प्रेजेंट है, झोलियापुर डैम प्रेजेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाती हैं। लैंडस्केप की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर में ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, घाटियाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको नजर आएंगी। 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में नदियाँ चल रही हैं, पहाड़ वगैरह ज़्यादातर यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्योंकि विंध्या वाली रेंजेस के अंदर में ये पाया जाता है। नाउ अब बात आती है यहाँ पे फॉरेस्ट की। तो जो जंगल है उसमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। हाँ, ध्यान रख सकते हैं इसका 55% जो हिस्सा है वो सीधा सीधा जो टीक के पेड़ होते हैं उससे कवर्ड है। फिर बात आती है यहाँ पर एनिमल्स की, कौन कौन से जानवर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे टाइगर्स तो पाए जाते हैं, टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, इस वजह से तो यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व देने की मांग की जा रही है। लेकिन टाइगर्स के अलावा दोस्तों एक ऐसा जानवर जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पीशी में है। तो एंडेंजर्ड स्पीशी में जो है वो है चिनकारा। चिनकारा भी दोस्तों इस सेंचुरी में पाया जाता है, ध्यान रखिए। उसके अलावा ये रतपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और भी कई सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पैंथर, हाइना, जैकाल, इंडियन फॉक्स, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, इस प्रकार की कई सारी और भी यहाँ पर प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साउंड जो भी इशू हुआ है दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट जल्द से जल्द यहाँ पर इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। बट जो भी वीडियो है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, और बाकी ऐसे यहाँ पर कवर करेंगे। मॉर्निंग में देखते हैं यार क्या करते हैं क्या नहीं करते, थोड़ा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप में ही सारा यार मेन काम होता है।
अब वही क्रैश हो जाएगा तो दिक्कत तो यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी आपको भी और मुझको भी। आपको थोड़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी यार, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी सेशन को करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे कल वापस से मॉर्निंग में, चाहे कुछ भी हो मिलेंगे ज़रूर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।